हेलो एस्पिरेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है स्मॉल फाइनेंस बैंक का। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है ताकि वो स्मॉल फाइनेंस बैंक के यूनिवर्सल बैंक में ट्रांजिशन कर सके। और ये पिछले जो एक डिकेड अभी गया है यानी कि 10 सालों में पहली बार हुआ है। मतलब ये है कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब है कि अभी खाली हाँ करी है, लाइसेंस प्रोवाइड नहीं हुआ है। अभी तो सारी की सारी जब टर्म्स एंड कंडीशन पूरी होगी उसके बाद लाइसेंस मिलता है। ठीक है, पहला जो स्टेप होता है वो है इन प्रिंसिपल अप्रूवल यानी कि हाँ की है। ठीक है, मोर ऑन न्यूज़ क्या है इसमें, यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर कमर्शियल बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग समेत कई तरह की जो बैंकिंग सर्विसेज है वो देने की परमिशन देता है। ये तो इन्वेस्टमेंट तो होगी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और कमर्शियल बैंकिंग तो होगी, इसके साथ में बाकी अदर जो बैंकिंग सर्विसेज है उनको देने की भी परमिशन इसके अंदर मिलती है यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के अंदर। ठीक है, मींस ऑल इन वन बैंक। ये यूनिवर्सल बैंक का मतलब होता है ऑल इन वन बैंक, जहां पर नॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज जैसे डिपॉजिट हो गया, लोन हो गया, बिजनेस और कॉर्पोरेट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सर्विसेज सब कुछ एक ही बैंक प्रोवाइड करता है। इसे बैंक का बिजनेस स्कोप काफ़ी एक्सपेंड हो जाता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक टू ट्रांजिशन इनटू यूनिवर्सल बैंक। यानी कि जब एक स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक में शिफ्ट किया जाता है या ट्रांजिशन किया जाता है तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या होते हैं। तो पहला क्राइटेरिया है कि बैंक को कम से कम 5 साल तक स्केड्यूल जो बैंक है उसका स्टेटस होना चाहिए। मीन्स स्केड्यूल बैंक होने का मतलब क्या है कि बैंक जो है वो आरबीआई के सेकेंड स्केड्यूल में लिस्टेड हो। 5 साल की कंडीशन इसीलिए है ताकि ये प्रूव हो सके कि बैंक स्टेबल और ट्रस्टवर्दी है। ठीक है, दूसरी कंडीशन है स्टॉक लिस्टिंग, यानी कि बैंक के शेयर किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होने चाहिए। लिस्टिंग से क्या होगा, लिस्टिंग से ट्रांसपेरेंसी आती है क्योंकि लिस्टेड बैंक्स को पब्लिक डिस्क्लोजर और सेबी के जो रूल्स है वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो आरबीआई चाहता है कि यूनिवर्सल बैंक बनने से पहले बैंक पब्लिक स्क्रूटनी के अंडर हो। थर्ड कंडीशन है कि बैंक की मिनिमम नेटवर्थ जो है वो 1000 करोड़ होनी चाहिए, यानी कि नेटवर्थ बैंकिंग की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दिखाता है। 1000 करोड़ का थ्रेशोल्ड इंश्योर करता है कि बैंक के पास बड़ा जो स्केल है, बैंक के पास बहुत बड़ा स्केल है किस चीज़ के लिए, अगर किसी चीज़ की इन फ्यूचर अगर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उसकी कम हो तो वो उसको हैंडल कर पाए। इसलिए उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है वो कितनी रखी गई है, 1000 करोड़ का थ्रेशोल्ड रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है CRAR। इसमें बोला गया है कि बैंक को स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के लिए प्रिस्क्राइब जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो है वो नॉर्म्स फुलफिल करने चाहिए जो भी बैंक जो है ट्रांजिशन में जाएगा यूनिवर्सल बैंक में। ठीक है, स्मॉल फाइनेंशियल से यूनिवर्सल बैंक में। मतलब ये है कि CRAR का मतलब है कि बैंक के पास रिस्क के कंपैरिजन में कितना कैपिटल है, ये डिपॉजिटर के पैसों की सेफ्टी इंश्योर करता है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंशियल हेल्थ की। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी देखिए तो बैंक्स को पिछले 2 जो फाइनेंशियल ईयर है, लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में नेट प्रॉफिट होना चाहिए। लगातार जो ये प्रॉफिट है ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि बैंक का बिजनेस जो है वो सस्टेनेबल है। ठीक है, और साथ में ही लॉस का रिस्क भी कम होता है। सेकेंड है एसेट क्वालिटी, यानी कि लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में ग्रॉस एनपीए 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और नेट एनपीए जो है 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मीन्स लो एनपीए का मतलब है कि बैंक के जो लोन है वो ज़्यादातर रिकवर हो रही है और अच्छी एसेट क्वालिटी के बिना यूनिवर्सल बैंक बनना जो है वो रिस्की होता है। अगर आपके एसेट की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो यूनिवर्सल बैंक बनाने वाला जो थॉट है वो बहुत रिस्की है। ठीक है, नेक्स्ट क्राइटेरिया है इसमें प्रमोटर रिक्वायरमेंट। ट्रांजिशन के टाइम पे ना तो कोई नए प्रमोटर ऐड होंगे और ना ही एक एग्जिस्टिंग प्रमोटर में कोई चेंजेस हो सकता है। इस कंडीशन का एम क्या है, इसका एम है स्टेबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करना ताकि कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर में कोई सडन चेंज ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रेफरेंस। स्मॉल फाइनेंस बैंक को प्रेफरेंसेस दी जाएगी जिनका लोन पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो। मींस लोन डाइवर्सिफाई का मतलब क्या है कि लोन सिर्फ एक सेक्टर, मान लो कि जैसे एग्रीकल्चर हो गया या MSME हो गया, यहीं तक सीमित ना हो, यहीं तक लिमिटेड ना हो, यहीं तक कंसंट्रेट ना हो।
इससे रिस्क क्या होता है, अगर वो ये डाइवर्सिफाई होना चाहिए, और अगर ये डाइवर्सिफाई लोन होता है तो उससे क्या होगा, रिस्क स्प्रेड हो जाता है। बहुत सारे जो अगर पार्टनर्स होंगे उनमें रिस्क स्प्रेड हो जाएगा, क्योंकि लोन का अगर एक ही पार्टनर होगा तो सिंगल हेड पे ही प्रेशर आएगा, ठीक है। तो इसीलिए रिस्क इससे स्प्रेड होगा और बैंक जो है ज़्यादा स्टेबल बनता है। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक का। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसकी अनाउंसमेंट यूनियन बजट 2014-15 में की गई थी। मीन्स गवर्नमेंट ने स्मॉल फाइनेंस बैंक को इंट्रोड्यूस किया था ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट किया जा सके, स्पेशली स्मॉल बोरर के लिए, ठीक है। तो रजिस्टर किसके अंडर होते हैं ये, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक कंपनी एक्ट 2013 के अंडर पब्लिक लिस्टेड कंपनी के रूप में रजिस्टर होते हैं। मींस स्मॉल फाइनेंस बैंक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं और उन पर कंपनी के रूल्स अप्लाई होते हैं। अब लाइसेंस कौन देता है स्मॉल फाइनेंस बैंक को, तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 22 के अंडर लाइसेंस दिया जाता है। मींस सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई जो है वो आरबीआई को पावर देता है कि बैंक को लाइसेंस देने, सेक्शन 22 आरबीआई को पावर देता है बैंक को लाइसेंस देने की। ये क्या इंश्योर करता है, इससे ये इंश्योर होता है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो भी आरबीआई के स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी कंट्रोल में काम करेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब ये न्यूज़ में क्यों था, एक्चुअली आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 22 क्लॉज 1 के अंडर स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए पीएसएल प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग से रिलेटेड नए रूल्स इशू किए हैं। मीन्स आरबीआई ने अपनी स्टैट्यूटरी पावर का यूज करके एसएफबी स्मॉल फाइनेंस बैंक के पीएसएल नॉर्म्स को चेंज किया है। सेक्शन 22 क्लॉज 1 आरबीआई को बैंक को रेगुलेट करने और कंडीशंस इंपोज करने की लीगल अथॉरिटी देता है। अब क्या चेंजेस हुए, की चेंजेस क्या है इन पीएसएल रिक्वायरमेंट फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो पहले क्या रूल था, पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को अपने एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट जिसको ANBC कहते हैं उसका 75% जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पीएसएल सेक्टर में लैंड करना कंपलसरी था। अर्लियर ये होता था कि जो एसएफबी है या स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसका मेजॉरिटी लैंडिंग प्रायोरिटी सेक्टर तक ही रिस्ट्रिक्टेड था ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन को जो ऑब्जेक्टिव है उसको स्ट्रांगली अचीव किया जा सके, ठीक है। इस 75% में पीएसएल में 40% जो होता था, मीन्स आउट ऑफ 75% जो 40% पीएसएल है वो कौन से सेक्टर में जाता था, एग्रीकल्चर माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए मैंडेटरी एलोकेशन था, ठीक है। इसमें कोई इफेंट बट का क्लॉज नहीं था कि आप इसमें ये नहीं दे सकते, आपको देना ही पड़ेगा 40%, ठीक है। ये 40% नॉन नेगोशिएबल था, यानी बैंक चाहे या ना चाहे उसको फार्मिंग और छोटे बिजनेसेस को ये लोन देना ही पड़ता था। बाकी आउट ऑफ 75% हमने 40% तो दे दिया, बचा कितना 35%। ये जो 35% है ये फ्लेक्सिबल होता था जिसमें बैंक अपनी कम्पिटिटिव एडवांटेज वाले पीएसएल सेक्टर को चूज कर सकता था। मीन्स इस पार्ट में बैंक को फ्रीडम होती थी कि वो अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से किसी भी प्रायोरिटी सेक्टर को लोन दे सकते थे। मतलब अगर उनको लगता था कि अच्छा ठीक है हमें यहाँ से कुछ प्रॉफिट होगा तो हम यहाँ पे दे देते हैं, तो इस तरीके से था ये। लेकिन वो पीएसएल के अंडर ही था, पीएसएल के बाहर नहीं था। अब नए रूल्स क्या आए हैं 25-26 के अंदर, नए रूल्स के अंडर टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को ANBC के 75% से घटाकर 60% कर दिया गया है। मीन्स आरबीआई ने एसएफबी पर जो पीएसएल का जो ओवरऑल बर्डन होता था वो थोड़ा कम करा है ताकि उनको बिजनेस फ्लेक्सिबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को जो है उनके लिए दोनों मिल सके, बिजनेस फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल पाए और ये प्रॉफिटेबिलिटी भी अपनी देख पाए, ठीक है। इस 60% पीएसएल में 40% अब भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंडर ही मैंडेटरी रहेगा, यानी कि पहले ये 75% था, अब ये घटा के 60% किया है पीएसएल का नॉर्म। एंड इस 60% से जो मैंडेटरी क्लॉज था हमारा जो पहले हमने देखा था, ठीक है, अब वो यहाँ पे 40% जो है ये चेंज नहीं हुआ, ये मैंडेटरी है। लेकिन ये 40% क्या है, ये मैंडेटरी है, ये आप बाहर किसी अदर सेक्टर को नहीं देंगे, एग्रीकल्चर या जो हमने MSME की बात की थी उसमें ही आपको देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का कोर ऑब्जेक्टिव अभी भी इंटैक्ट है क्योंकि बेसिक प्रायोरिटी सेक्टर को अभी भी एश्योर्ड क्रेडिट मिलेगा। बाकी बचा हुआ जो 20% है,
पहले ये 35% था, अभी कितना है 20% है। ये फ्लेक्सिबल होगा, अब ये नॉन पीएसएल सिक्योर्ड लोन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। पहले क्या था, मैंने क्या बोला था कि पीएसएल के अंडर ही होगा, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंगली बैंक जिसको देना चाहती है दे सकती है, लेकिन वो पीएसएल के अंदर ही होगा, पीएसएल से बाहर नहीं होगा। लेकिन ये अब क्या चेंज हुआ है कि ये फ्लेक्सिबल भी है और साथ में नॉन पीएसएल यानी कि नॉन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में इसको आप दे सकते हैं 20% को। मींस ये एक मेजर रिफॉर्म है क्योंकि पहली बार एसएफबी स्मॉल फाइनेंस बैंक को सिक्योर्ड नॉन प्रायोरिटी लोन्स देने की लिमिटेड परमिशन दी गई है, जिससे रिस्क कम और इनकम स्टेबल हो सकती है। अब थोड़ा सा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का कॉन्सेप्ट 1970 में एस्टेब्लिश किया गया था। पीएसएल का एम क्या था कि बैंक सिर्फ प्रॉफिटेबल सेक्टर में लेंडिंग ना करे बल्कि सोशली और इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट सेक्टर को भी क्रेडिट मिले, ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग फ्रेमवर्क जो आरबीआई ने इनिशिएट किया था, बैंक को मैंडेट करता है, ये एक तरह से बैंक को मैंडेट करता है कि वो अपने एएनबीसी यानी कि एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट का एक फिक्स परसेंटेज प्राइवेट सेक्टर को एलोकेट करे, ठीक है। मींस ये एक रेगुलेटरी कंपल्शन है जिसका ऑब्जेक्टिव बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फाइनेंशियल इंक्लूजन इंश्योर करना है, ठीक है। अब एएनबीसी जो हम अभी तक बात करें इसके अंदर क्या आता है, तो एएनबीसी में नेट बैंक क्रेडिट और बैंक की नॉन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो नॉन एसएलआर बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट जैसे कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं। यानी कि एएनबीसी में एक तो एनबीसी हो गया, दूसरा नॉन एसएलआर बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। दो चीज़ें इसमें आएंगी। एएनबीसी सिर्फ लोन तक लिमिटेड नहीं होगा बल्कि बैंक के ओवरऑल क्रेडिट एक्सपोजर को भी रिफ्लेक्ट करता है, जिसके बेस पर पीएसएल कैलकुलेट होता है, ठीक है। अब कौन सी कैटेगरी आती है अंडर प्रायोरिटी सेक्टर, तो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और बाकी एक्स्ट्रा जो सेक्टर है वो भी इंक्लूड होंगे। मींस ये सेक्टर इकोनॉमी के लिए हाई इम्पैक्ट होते हैं और पर नॉर्मली अगर देखो तो उनको मार्केट से इजीली क्रेडिट नहीं मिल पाता, इसलिए आरबीआई उनको प्रायोरिटी देती है। ये जो सेक्टर है, बात हो रही है कि एग्रीकल्चर, माइक्रो फाइनेंस, एमएसएमई, इन सबको जो है नॉर्मली मार्केट से क्रेडिट इजीली नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि जो बैंक यहाँ पे लोन देने की कोशिश करते हैं या लोन देना चाहते हैं वो भी रिलक्टेंट होते हैं, उन्हें भी डर लगता है कि अगर लॉस हो गया तो उसे कौन बेयर करेगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि आरबीआई इनको प्रायोरिटी देता है, ठीक है। अब एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो पीएसएल नॉर्म्स कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग आरआरबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक और लोकल एरिया बैंक एंड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर भी जो है अप्लाई होता है, सैलरी अर्नर बैंक्स को छोड़कर। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है, सैलरी अर्नर बैंक्स जैसी कोई चीज़ नहीं है। मतलब आपने क्या याद रखना है कि पीएसएल किन पे अप्लाई होता है, एक तो कमर्शियल बैंक्स हो गए, आरआरबी हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए और लैब लोकल एरिया बैंक्स हो गए। इसके साथ साथ में प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इन पर अप्लाई होता है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अप्रॉक्स सारे रेगुलेटेड बैंक्स को पीएसएल फॉलो करना होता है ताकि क्रेडिट का जो फ्लो है वो सिर्फ रिच और अर्बन सेक्टर तक ही लिमिटेड ना रहे, ठीक है। ये हो गया आपका जो पीएसएल के नॉर्म्स थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं सरफेसी एक्ट 2002 की। ये न्यूज़ में क्यों था, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में सरफेसी एक्ट 2002 और सरफेसी रूल्स 2002 में जो कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस है उनको हाईलाइट किया है। मींस सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया है कि एक्ट के प्रोविजंस और रूल्स के बीच कुछ जगह पर क्लैरिटी नहीं है, जिससे बॉर्डर के जो राइट्स है और बैंक की जो पावर है उनको लेकर कन्फ्यूजन पैदा होता है, ठीक है। अब कॉन्ट्राडिक्शन क्या है वो देख लेते हैं। तो सेक्शन 13 क्लॉज 8 पोस्ट 2016 की अमेंडमेंट के बाद की बात हो रही है कि सेक्शन 13 क्लॉज 8 के अकॉर्डिंग जो 2016 के अमेंडमेंट के बाद हुआ है उसकी बात है ये, जैसे कि ऑक्शन नोटिस पब्लिश होता है, ठीक है, बोरर अपना जैसे ही मतलब आज अगर ऑक्शन नोटिस पब्लिश हो गया तो बोरर अपना जो स्टैट्यूटरी राइट है वो लॉस कर देता है, जिसमें वो अपना पूरा डेट चुकाकर जो सिक्योर्ड एसेट है उसको वापस ले सकता था। मतलब इन शॉर्ट ये है कि अमेंडमेंट के बाद बोरर को ऑक्शन नोटिस के बाद लोन पूरा चुकाने का लीगल राइट नहीं मिलता है, चाहे वो पैसा देने के लिए रेडी क्यों ना हो।
आज अगर मान लो कि ऑक्शन की जो नोटिस है वो पब्लिश हो गया, तो आज के पास बोरर के पास कोई भी राइट नहीं होगा। मान लो अगर वो ये कहता है कि नहीं मेरे पास आज पैसे अरेंज हो गए हैं और मैं अपना एसेट जो है वापस लेना चाहता हूँ, तो उसको आगे से ना ही मिलेगा। ठीक है, तो ये है सेक्शन 13 क्लॉज 8। ये हमारा 2016 के बाद के अमेंडमेंट के बाद की बातें हैं। अब बात करते हैं सरफेसी रूल्स की, रूल्स 8 एंड 9। ये इंडिकेट करते हैं कि बोरर को ऑक्शन नोटिस पब्लिश होने के बाद भी ऑक्शन डेट तक एसेट को रिडीम करने का राइट मिल सकता है। यानी कि मान लो कि अगर आज नोटिस निकाला है ऑक्शनिंग का, आज नोटिस पब्लिश हुआ है, लेकिन ऑक्शनिंग की डेट रखी है 31 मार्च को, ठीक है, तो आज से तो अभी उसके पास 2 महीने हैं। ठीक है, तो ये 2 महीने के टाइम के बीच में अगर उसके पास पैसा अरेंज होता है तो वो अपना एसेट रिडीम कर सकता है। आज के आज उसके पास जो राइट है वो उसके टर्मिनेट नहीं होंगे, वो 31 मार्च तक जो है अपने एसेट को रिडीम कर सकता है। रिडीम का मतलब है कि वापस ले सकता है। मीन्स ये सजेस्ट करते हैं कि बोरर को फाइनल ऑक्शन से पहले तक अपना आउटस्टैंडिंग क्लियर करके प्रॉपर्टी बचाने का चांस मिलना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कोर इश्यू की। तो कोर इश्यू कहाँ पे रेज होता है कि एक्ट और रूल्स के बीच में ये कॉन्ट्राडिक्शन बोरर के रिडम्पशन राइट्स को लेकर लीगल एम्बिग्यूटी क्रिएट करता है। मीन सुप्रीम कोर्ट ने इसी कन्फ्यूजन को हाईलाइट किया है, क्योंकि एक्ट बोरर के राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करता है जबकि रूल्स उन्हें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सरफेसी एक्ट 2002 के। इसको क्यों बनाया गया है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सरफेसी एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कॉरपोरेटिव बैंक्स के एनपीएस को टाइम बाउंड और इफेक्टिव तरीके से रिकवर करना है। मींस इस एक्ट का पर्पस है कि बैंक्स अपना अटका हुआ पैसा जो जल्दी रिकवर नहीं हो सकता उसको जल्दी रिकवर कर पाए बिना जो है कोर्ट की प्रोसीडिंग के, यानी कि कोर्ट में जाने के जो चक्कर काटने हैं वो नहीं होंगे इस केस में। ठीक है, अब एनपीए क्या है। एनपीए उन लोन्स या एडवांसेस को कहा जाता है जो डिफॉल्ट या एरियर में चले जाते हैं। ठीक है, मतलब पे ही नहीं किया है, 90 दिन से ऊपर हो गया है टाइम, पे नहीं हुआ है। मीन्स जब बोरर टाइम पर इंटरेस्ट या प्रिंसिपल नहीं देता है तो लोन एनपीए बन जाता है, जो बैंक के लिए लॉस का सिग्नल होता है। ठीक है, अब लोन एरियर में तब माना जाता है जब प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पेमेंट लेट या मिस हो जाए, और जब इंटरेस्ट या प्रिंसिपल 90 डेज से ज़्यादा ओवरड्यू हो जाए तो वो एनपीए बन जाता है। मीन्स 90 डेज का जो रूल है वो आरबीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, जिसके बाद बैंक्स उन लोन को स्ट्रेस्ड एसेट क्लासिफाई कर सकता है। ये हम मेन जब इकोनॉमी पढ़ेंगे उसमें मैं आपको ये बता दूंगी, पूरा उसमें आएगा कौन कौन से एनपीएस होते हैं और कौन कौन सी स्टेज पे एनपीए बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है की फीचर ऑफ द एक्ट, एनपीए नोटिस। ठीक है, लोन्स को आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एनपीए क्लासिफाई किया जाता है और एसेट रिकवरी एक्शंस लेने से पहले बोरर को मैंडेटरी 60 डेज का डिमांड नोटिस दिया जाता है। मींस इस नोटिस के थ्रू बोरर को लास्ट अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपना ड्यू क्लियर करके बिना बैंक के ऑक्शन के, यानी कि उसको ये बोला जाता है भाई पैसा दे दो वरना हम ऑक्शनिंग कर लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर मेथड कौन कौन से होते हैं रिकवरी के। तो पहला मेथड होता है सिक्योरिटाइजेशन। ये सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्ट्रेस्ड एसेट को रिकवरी रिस्क को इन्वेस्टर के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उन एसेट को अलग अलग रिस्क प्रोफाइल वाले ट्रेडेबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जाता है। मींस इसे बैंक क्या करता है, इससे बैंक अपना रिस्क कम कर लेता है और इन्वेस्टर अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड आता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन। सरफेसी एक्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एआरसी के फॉर्मेशन का प्रोविजन देता है जो आरबीआई के द्वारा रजिस्टर और रेगुलेट की जाती है। मींस एआरसी बैंक्स के बैड लोन्स खरीद लेती है जिसे बैंक्स अपना बैलेंस शीट क्लीन करता है। ठीक है, एआरसी क्या है, एआरसी कंपनी है जो बैड लोन्स को लेती है। ठीक है, और इस एआरसी का ही एक ये एआरसी क्या करती है, सरफेसी एक्ट को फॉलो करती है। ठीक है, एआरसी जैसे मैंने बताया ये क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के से जो भी उनके एनपीएस होते हैं या बैड एसेट्स होते हैं उनको खरीदती है। ठीक है, और एआरसी का काम मेनली क्या है, रिकवरी का काम है, ताकि बैंक क्या करे डायरेक्टली जो स्ट्रेस्ड एसेट है उनको हैंडल ना करे।
ठीक है। तो एआरसी एक कॉमन सी कंपनी, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर समझो तो एआरसी एक कंपनी होती है जो कंपनी एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट होती है और सरफेसी एक्ट के अंडर आरबीआई के साथ रजिस्टर होती है। मींस इससे इंश्योर होता है कि एआरसी भी रेगुलेटरी सुपरविजन में काम करती है, धक्के से काम नहीं कर रही है। आरबीआई के साथ में रजिस्टर है, मतलब ये रेगुलेटरी सुपरविजन में है आरबीआई के, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है कोर्ट फ्री एनफोर्समेंट। सेक्शन 13 के अंडर सिक्योर क्रेडिटर जैसे बैंक्स हो गए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, वो बिना कोर्ट की परमिशन के एसेट पर क्या कर सकते हैं, कब्जा ले सकते हैं। मतलब उसको जो भी उनका एनपीए का जैसे भी प्रोसेस होता है उसको ले लेंगे और उसके बीच क्या करेंगे, उसको सेल कर सकते हैं एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ के। मतलब उन्होंने क्या किया, जिस भी पर्सन की जो एसेट है उसको उससे ले लिया, ठीक है, और उसके बाद में उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। लेकिन इसमें एग्रीकल्चर लैंड इंक्लूड नहीं होगी, बिकॉज एग्रीकल्चर किसका सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो ये सरफेसी एक्ट का सबसे पावरफुल फीचर है जो रिकवरी प्रोसेस को फास्ट बनाता है, ठीक है। अब आती है बात सेंट्रल डेटाबेस की। तो सरफेसी एक्ट के अंडर सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ट्रांजैक्शन के रजिस्ट्रेशन के लिए एक सेंट्रल रजिस्ट्री एस्टेब्लिश की गई है। मतलब इस डेटाबेस से मल्टीपल लेंडिंग और फ्रॉड को प्रिवेंट करने में हेल्प मिलती है। अब बोरर के पास भी तो कुछ राइट होंगे, अगर इतना सारा बैंक के पास है, सरफेसी एक्ट है एंड ऑल, अगर बैंक यूज़ करती है तो बोरर के पास कौन से राइट है। तो बोरर अपनी ग्रीवेंसेस के लिए डीआरटी मीन्स डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास अप्रोच कर सकता है, चाहे कंप्लेंट क्रेडिटर के अगेंस्ट हो या अथोराइज्ड ऑफिसर के अगेंस्ट हो। मीन्स सरफेसी एक्ट बोरर को रेमेडी का राइट भी देता है ताकि बैंक्स आर्बिट्रेरी एक्शन ना ले सके। अब ये डीआरटी क्या है, तो डीआरटी एक्चुअली डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993 के अंडर एस्टेब्लिश किए गए हैं और इनका काम है बैंक और बोरोर के बीच में डिस्प्यूट को फास्ट ट्रैक बेसिस पे रिजॉल्व करना, ठीक है। ये हो गया आपका सरफेसी एक्ट। यहाँ पे हमने जस्ट बेसिक सी बात करी है करंट अफेयर के कंपैरिजन में, क्योंकि हम उसको कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं, करंट में क्या कॉन्टेक्स्ट है। बाकी जो बेसिक्स है ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जब हम मेन इकोनॉमी करेंगे तो उसमें हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है।